हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ रोग और उससे रिलेटेड लक्षण के बारे में। तो हमने आगे के 2 वीडियो में ऐसे 10 रोगों के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो इस वीडियो में और 10 रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला डिसीज़ है यहाँ पे अस्थमा। अस्थमा की कंडीशन है, इसमें क्या रहता है कि हमारी जो एयरवे रहती है, श्वसन मार्ग रहता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स रहती है, उनका यहाँ पे इन्फ्लामेशन होना, उनका यहाँ पे सूजन का कंडीशन रहता है और ये ऐसे नैरो बन जाती है, ऐसे संकीर्ण बन जाती है और ये ज़्यादा मात्रा में जो श्लेष्म है, म्यूकस है, इसको प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या रहता है कि जो श्वसन मार्ग है उनका ब्लॉकेज रहता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस जो है वो छोटी आती है, देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ रहना, देन ड्राई कफ, जो कफ है वो ऐसे सूखी खांसी का आना, देन नाइट कफ, रात्रि काल में ज़्यादा खांसी का आना, देन विजिंग साउंड आता है उसमें। आगे लिखा है यहाँ पे चेस्ट पेन एंड टाइटनेस, सीने में ऐसे दर्द रहता है और ऐसे हमारा जो सीना है वो ऐसे टाइट हमको महसूस होना। आगे बात करें तो टैकीकार्डिया की कंडीशन रह सकती है, धड़कन तेज रह सकती है। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें अस्थमा की कंडीशन में। देन आगे की डिसीज़ की कंडीशन है यहाँ पे प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन। तो ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का, जो कि देखने को मिलता है 20 हफ्ते के बाद। इसमें प्रोटीनयूरिया देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे पेशाब में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन निकल जाता है और यहाँ पे हाई बीपी की कंडीशन देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर है ये यहाँ पे 140 से 90 mmHg या इससे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है, इसकी वजह से क्या रहता है तो यहाँ पे हेल्प सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। अभी हेल्प सिंड्रोम क्या रहता है तो हेल्प सिंड्रोम में यहाँ पे H मतलब कि यहाँ पे हीमोलाइसिस, जो रक्त कणिकाएं है वो टूटने लगती है। देन E और L जो है मतलब कि एलिवेटेड लीवर एंजाइम, जो कि यहाँ पे ये लीवर डैमेज को दर्शाता है, मतलब कि यहाँ प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन की वजह से कुछ ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, जैसे कि किडनी है, देन लीवर है। तो ये आगे यहाँ पे बात करें तो हेल्प सिंड्रोम की कंडीशन में लो प्लेटलेट देखने को मिलते हैं, जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, जो प्लेटलेट की कणिकाएं है, जो खून को जमाने वाली कणिकाएं है, इनका लो हो जाना। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं हमें प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन की वजह से। कुछ और लक्षण देखें तो यहाँ पे लिखा है सीवियर हेडेक, सिरदर्द रहना, देन चेंज इन विजन, देखने में तकलीफ रहना, अपर एब्डोमिनल पेन, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना, देन नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, देन डिक्रीज यूरिन आउटपुट, पेशाब है वो कम निकलना, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ रहना। तो ये सभी लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं हमें प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में। जो प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन है, इसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पे यहाँ पे प्रीटर्म बर्थ देखने को मिल सकता है, यानी समय से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाना। देन प्लेसेंटल एब्रप्शन देखने को मिल सकता है, जो बच्चा है वो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन लेता है, यहाँ पे प्लेसेंटल एब्रप्शन की कंडीशन में ये डिटैच हो जाना, वहाँ से अलग हो जाती है, तो इसकी वजह से बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है हमें प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन में। देन आगे की डिसीज़ की कंडीशन है यहाँ पे एनीमिया। एनीमिया मतलब कि यहाँ पे एन मतलब विदाउट और इमिया यानी ब्लड, मतलब कि विदाउट ब्लड, यानी खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया की कंडीशन। तो एनीमिया की कंडीशन में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, इससे पहले जान लो कि एनीमिया में आरबीसी, जो खून की लाल कणें रहती है, इनकी कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आरबीसी के ऊपर रहते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, सभी टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है वो आरबीसी का रहता है, रेड ब्लड सेल का रहता है। यहाँ पे एनीमिया की कंडीशन में आरबीसी, लाल कणिकाएं रहती है खून की, ये इनकी कमी की वजह से यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ रहना, ये लक्षण देखने को मिल सकता है। देन थकान देखने को मिलती है, इरेगुलर हार्ट बीट, धड़कन है वो अनियमित रहना, देन सीने में दर्द रहता है। देन आगे लिखा है यहाँ पे वीकनेस, कमजोरी देखने को मिलती है, सिर दर्द देखने को मिल सकता है। देन डिजीनेस और लाइट हेडनेस, चक्कर का आना, पेल और येलो स्किन, जो चमड़ी है वो ऐसे येलो बन जाती है। देन कोल्ड हैंड एंड फिट्स, हाथ और पैर ऐसे ठंडे पड़ जाना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें एनीमिया की कंडीशन में। देन आगे की डिसीज़ की कंडीशन है यहाँ पे एस्बेस्टोसिस की कंडीशन। तो एस्बेस्टोसिस क्या रहता है तो एस्बेस्टोस क्या रहता है तो एस्बेस्टोस है वो एक प्रकार का मिनरल सिलिकेट है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे एस्बेस्टोसिस की कंडीशन में तो ये एक प्रकार की क्रोनिक लंग डिसीज़ है, मतलब कि यहाँ पे लंबे समय से जो एस्बेस्टोस फाइबर्स रहता है, इनका इन्हेलेशन होने की वजह से ये बीमारी एस्बेस्टोसिस देखने को मिलती है।
अब बात करते हैं यहाँ पे एस्बेस्टोसिस में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ रहना, देन ब्लड इन स्पूटम, बलगम में खून का आना। आगे का लक्षण है यहाँ पे फिंगर डिफॉर्मिटी। फिंगर डिफॉर्मिटी यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे क्लबिंग ऑफ हैंड, जो हाथों की उंगलियां रहती है उनका ऐसे फूल जाना, उनके जो टचने रहते हैं उनका ऐसे फूल जाना, तो ये लक्षण देखने को मिलता है हमें एस्बेस्टोसिस की कंडीशन में। आगे बात करें तो परसिस्टेंट एंड ड्राई कफ, यहाँ पे लंबे समय तक सूखी खांसी का आना, देन लॉस्ट ऑफ वेट एंड एपेटाइट, भूख कम लगना और वजन का कम होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। देन हाइपरटेंशन, हाई बीपी का रहना, डिफिकल्टी इन स्वेलो, निगलने में तकलीफ रहना, देन स्वेलिंग इन नेक और फेस के एरिया पे और गर्दन के एरिया पे, यहाँ पे ग्रीवा के एरिया पे सूजन देखने को मिल सकती है। आगे का लक्षण है यहाँ पे पेन और टाइटनेस इन ए चेस्ट, सीने में दर्द रहना और ऐसे टाइट महसूस होना। देन क्रैकिंग साउंड इन लंग्स व्हेन ब्रीदिंग, सांस लेते हैं तो ऐसे क्रैकिंग साउंड का आना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें एस्बेस्टोसिस की कंडीशन में। आगे की डिसीज़ की कंडीशन है यहाँ पे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। तो इसमें दो बीमारियाँ रहती है, एक रहता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा रहता है इम्फीसेमा की कंडीशन। तो यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन में क्या रहता है, जो ब्रोंकियल नलियाँ रहती है, ब्रोंकियल ट्यूब्स रहती है, उनका लंबे समय से इन्फ्लामेशन रहना, सूजन रहना, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस म्यूकस डेवलप होता है, एक्सेस म्यूकस निकलता है। दूसरा यहाँ पे COPD की कंडीशन में रहता है इम्फीसेमा की कंडीशन। तो इम्फीसेमा में क्या रहता है, तो यहाँ पे जो हवा के कोटर रहते हैं, जिनको बोलते हैं फेफड़ों की जो एयर शेक रहती है या फिर अल्वेवली रहती है, तो इनका डैमेज होना, जो अल्वेवली की दीवार है इनका डिस्ट्रक्शन होना, इनका डैमेज होना विदाउट ओबियस फाइब्रोसिस, इनमें फाइब्रोसिस नहीं होता और ये ऐसे परमानेंटली वाइडनिंग होना, ये ऐसे परमानेंटली चौड़ी बन जाती है, जो हवा की कोटर रहती है, अल्वेवली रहती है ये। तो इम्फीसेमा की कंडीशन में ये देखने को मिलता है। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, इसमें जो ब्रोंकियल नलीज रहती है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स रहती है, यानी आप ऐसे समझ लो कि श्वसन नलिकाएं रहती है, तो इनका यहाँ पे इन्फ्लामेशन रहना और स्वेलिंग बन जाती है, उनका सूजन रहना, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में म्यूकस डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये दोनों बीमारियाँ देखने को मिलती है जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ की कंडीशन है इसके अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे COPD की कंडीशन के लक्षण के बारे में। तो इसमें पहला लिखा है क्रोनिक कफ, आपको लंबे समय तक खांसी का रहना, देन प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, खांसी के अंदर जो खांसी आती है वो बलगम वाली आती है, फटीग, थकान रहना, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत रहना, देन डिस्पनिया यानी डिफिकल्टी एंड लेबर ब्रीदिंग, जो सांस है वो खींच के लेनी पड़ती है, देन चेस्ट डिस्कम्फर्ट, सीने में ऐसे टाइटनेस महसूस होना, ऐसे सीने में डिस्कम्फर्ट महसूस होना, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ की कंडीशन में। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो जो COPD की कंडीशन है, इसमें इम्फीसेमा देखने को मिलता है, देन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है, देन रिफ्रैक्टिव अस्थमा के अटैक भी आना, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत रहना, देन परसिस्टेंट कफ, जो कफ है वो लंबे समय तक रहता है, देन लॉट्स ऑफ म्यूकस, उसमें बलगम ज़्यादा निकलना, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ रहना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार आपको फेफड़ों का इन्फेक्शन रहना, देन साइनोसिस यानी आपके हाथ है, देन लिप रहते हैं, ओष्ठ रहते हैं, तो उनका ऐसे ब्लू कलर का बन जाना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें COPD में। देन फटीग, थकान रहना, देन वीजिंग साउंड का आना, जो आप सांस लेते हो तो ऐसे वीजिंग साउंड आती है। बाय द वे वीजिंग साउंड कैसा रहता है, तो इसको देखने के लिए आप जो मैंने ऑस्कल्टेशन वाला फेफड़ों के अंदर कौन कौन सी आवाज़ें आती है, एबनॉर्मल लंग साउंड कैसे सुनने को मिलते हैं, तो इनके ऊपर वीडियो बनाया है, तो वो देख सकते हैं आप। आगे लिखा है यहाँ पे स्वोलन एंकल एंड फिट्स, यानी पैर की ऐसे सूजन देखने को मिल सकती है, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें COPD की कंडीशन में। देन आगे की डिसीज़ की कंडीशन है यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है ये यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाली फेफड़ों की बीमारी है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है अ बैड कफ, आपको लंबे समय से खांसी का रहना, देन पेन इन योर चेस्ट, सीने में दर्द रहना, देन कफिंग ऑफ ब्लड और म्यूकस, हिमोप्टिसिस देखने को मिल सकता है, यानी बलगम के अंदर खून का आना देखने को मिल सकता है। बाय द वे हिमोप्टिसिस के कौन कौन से कारण देखने को मिल सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो वो भी देख सकते हो आप।
आगे यहाँ पे लिखा है फीलिंग वीक और वेरी टायर्ड, थकान महसूस करना, देन कमजोरी रहना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलता है। देन अनएक्सप्लेन वेट लॉस, अचानक से आपका वजन का कम होना, ये लक्षण देखने को मिल सकता है आपको। बार बार बुखार रह सकता है, ठंड लग सकता है, ये सभी लक्षण देखने को मिल सकता है। देन हैविंग नो एपेटाइट, आपको भूख न लगना, तो ये सभी लक्षण है यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के। डिटेल से देखिए, यहाँ पे लिखा है कफिंग दैट लास्ट 3 और मोर वीक्स, 3 या उससे अधिक हफ्ते तक आपको खांसी का रहना। यहाँ पे चेस्ट पेन और पेन विथ ब्रीदिंग और कफिंग, आपको सीने में दर्द रहता है। देन जो दर्द है वो आप सांस लेते हो तब बढ़ता है और खांसी खाते हो तब बढ़ता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख न लगना, चिल्स, आपको बार बार ठंड का लगना। देन अनइंटेंशनल वेट लॉस, आपका वजन है वो अचानक ही कम हो जाना। देन फटीग, आपको थकान रहती है। नाइट स्वेट, रात्रि काल में ज़्यादा पसीना का आना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें जो ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है इसके अंदर। देन फीवर रहता है, आपको बुखार रहता है। देन कफिंग ऑफ ब्लड, यानी खांसी के अंदर खून का आना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें ट्यूबरकुलोसिस, जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का कंडीशन रहता है, टीबी का कंडीशन रहता है इसके अंदर। ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है, इसके लिए जो गवर्नमेंट है इसका एक प्रोग्राम रहता है NTEP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के तहत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो नज़दीकी हेल्थ सेंटर रहते हैं, PHC सेंटर रहते हैं, CHC सेंटर रहते हैं, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दवाई देते हैं, जिसमें देखे तो रिफार्मसिन आता है, आइसोनाइजाइड आता है, देन इथाम्ब्यूटोल है, देन पायरिजिनिमाइड है, तो ये दवाइयाँ आपको दी जाती है जो ट्यूबरकुलोसिस है इसके लिए। देन आगे की डिसीज़ की कंडीशन है यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटस। जो डायबिटीज़ मेलाइटस है इसमें हाइपर ग्लाइसेमिया होना, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज का खून में बढ़ना। तो इस कंडीशन में क्या रहता है, तो यहाँ पे नॉर्मली देखो हमारा जो पेंक्रियाज रहता है, पेंक्रियाज एक ऑर्गन है जो कि लोकेटेड रहता है हमारे जो छोटी आंत है उसके बीच में, ऐसे पेंक्रियाज है वो लोकेटेड रहता है। ओके, और ये जो पेंक्रियाज है इससे कुछ हार्मोन बनते हैं, उसमें से होता है एक हार्मोन इंसुलिन। जो इंसुलिन है ये यहाँ पे क्या काम करता है, तो देखो ग्लूकोज है वो सभी सेल जो कोशिकाएं रहती है, कोष रहते हैं, उनको एक एनर्जी सोर्स के तौर पे जरूरी रहता है। यहाँ पे नॉर्मली क्या रहता है, तो हमारा जो पेंक्रियाज है उससे बनता है इंसुलिन। ओके, और ये इंसुलिन है, ये जो सेल है, कोशिकाएं रहती है, उनके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर आता है और उनके ऊपर जब बैठता है तभी ये जो ग्लूकोज हम हमारे शरीर में कंजर्व करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज बनता है और ये एनर्जी सोर्स में जो कोशिकाएं है, कोश है, तभी यूज़ होता है जब ये जो इंसुलिन जो पेंक्रियाज से बनता है, ये इंसुलिन ये जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर बैठता है, तभी ये जो ग्लूकोज है इसका यूज़ कर सकता है जो कोश है वो। यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि जो इंसुलिन है वो एक चाबी है और जो इंसुलिन रिसेप्टर रहता है मतलब कि कोशों के ऊपर एक जगह रहती है। जब ये चाबी मतलब कि इंसुलिन है ये इंसुलिन रिसेप्टर को ताले को खोलेगी तभी ये ग्लूकोज है इसका यूज़ है वो सेल के अंदर एज अ एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ होगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे डायबिटीज़ की कंडीशन है, तो इसके 2 प्रकार रहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। जहाँ पे टाइप 1 की कंडीशन में क्या रहता है कि जो पेंक्रियाज है इससे बनने वाला इंसुलिन है वो बनता ही नहीं, यानी पेंक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाता ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या रहेगा कि ग्लूकोज का यूज़ यहाँ पे कोशों के अंदर होगा ही नहीं और ये ग्लूकोज है वो खून में बढ़ेगा। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़। देन दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जहाँ पे क्या रहता है कि जो इंसुलिन है वो पेंक्रियाज से बनता है, लेकिन यहाँ पे ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे क्या रहता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी जो इंसुलिन रिसेप्टर है उनके ऊपर ये यहाँ पे इंसुलिन बैठता ही नहीं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ के लक्षण के बारे में। तो इसमें रहता है पॉलीडिप्सिया, ज़्यादा बार प्यास लगती है, देन पॉलीफेजिया, आपको ज़्यादा भूख लगती है, देन पॉलीयूरिया यानी आपको ज़्यादा बार पेशाब का आना। तो ये 3 महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिलते हैं हमें डायबिटीज़ की कंडीशन में। आगे लिखा है यहाँ पे ब्लरी विजन, आपको देखने में तकलीफ रहना, देन सडन वेट लॉस, आपका वजन है वो अचानक से कम हो जाना, देन टिंगलिंग हैंड एंड फिट्स, हाथ और पैरों में ऐसे झंझनाहट महसूस होना, तो ये लक्षण देखने को मिलता है हमें डायबिटीज़ में। देन वुंड हील्स स्लोली, यानी जो जख्म है वो देरी से उसका हीलिंग होना, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। देन ऑलवेज टायर्ड, आपको थकानी रहती है, देन सेक्सुअल प्रॉब्लम, तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में। देन आगे की डिसीज़ की कंडीशन है यहाँ पे वजाइनल कैंडिडियासिस,
कैंडिडियासिस यानी यहाँ पे ये वजाइनल थ्रस की कंडीशन रहती है, यानी एक प्रकार का ईस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है जो वजाइना है उसका। तो जो वजाइनल कैंडिडियासिस की कंडीशन है इसको वजाइनल थ्रस भी बोलते हैं। तो जो वजाइनल थ्रस है यानी वजाइनल कैंडिडियासिस है ये एक प्रकार का ईस्ट इन्फेक्शन है, एक प्रकार का कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो कि अफेक्ट करता है वजाइना और वल्वा, जो महिला की योनि है और वल्वा का हिस्सा रहता है उसको। ओके, यहाँ पे ये कैंडिडा अल्बिकन्स से ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके लक्षण की बात करें तो यहाँ पे वजाइना के अंदर ईचिंग होना, खुजली रहना, देन बर्निंग, जलन महसूस होना, देन रेडनेस, वजाइना का एरिया है वो ऐसे रेड बन जाना, योनि का एरिया है वो ऐसे रेड बन जाना, देन सोरनेस, वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है, देन थिक वाइट डिस्चार्ज, ऐसे गाढ़ा वाइट कलर का यहाँ पे श्वेत कलर का डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है हमें वजाइनल थ्रस की कंडीशन, कैंडिडियासिस की कंडीशन में। कुछ और लक्षण की बात करें तो यहाँ पे लिखा है पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको दर्द महसूस होना, देन पेन व्हेन यूरिनेटिंग, पेशाब करते समय आपको जलन महसूस होना, दर्द महसूस होना, वाइट डिस्चार्ज देखने को मिलता है, ल्यूकोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी श्वेत कलर का ऐसे वाइट थिक डिस्चार्ज घट्ट प्रवाही देखने को मिल सकता है, देन अनप्लेजेंट स्मेल, उससे यहाँ पे बदबू का आना, देन ईचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन, खुजली और जलन महसूस होना वजाइना के अंदर, योनि के अंदर। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें वजाइनल थ्रस की कंडीशन है इसके अंदर। देन आगे की डिसीज की कंडीशन है यहाँ पे वेरिकोज वेन। जो वेरिकोज वेन की कंडीशन है ये यहाँ पे ज़्यादातर लोअर लिम्ब में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या रहता है, देखो खून की दो नलियाँ रहती है, एक रहती है आर्टरी और दूसरी रहती है वेन। जो आर्टरीज है उनके अंदर वाल्व नहीं होती और जो वेन है उनके अंदर ऐसे वाल्व देखने को मिलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में ऐसे वाल्व देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आर्टरीज है, धमनी है, तो ये शुद्ध खून को बहाने वाली नलियाँ रहती है। तो ये कैसे खून को पहुँचाती है, तो ये हमारा जो हार्ट पंप करता है खून को, उससे आराम से जो हमारे शरीर के अंग है विभिन्न अंगों को खून देती है। जबकि वेन के अंदर ऐसी सिस्टम नहीं होती, जो पंपिंग सिस्टम है वो नहीं होती, इसके अंदर रहते हैं वाल्व। तो यहाँ पे वेरिकोज वेन की कंडीशन में ये जो वाल्व है इनका डिफॉर्म हो जाना, ओके, इनमें यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी वजह से जो खून है वो ऊपर की ओर नहीं जा पाता और यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसकी वजह से वेरिकोज वेन ऐसे देखने को मिल सकती है आपको। अब बात करते हैं वेरिकोज वेन के लक्षण के बारे में। तो आपको पैरों के अंदर दर्द महसूस होना, बर्निंग सेंसेशन एंड हीट, आपका जो पैर है वो गर्म महसूस हो सकता है, देन आपको जलन जैसा महसूस होना, देन इडीमा, उसकी सूजन देखने को मिल सकती है, देन टिंगलिंग सेंसेशन, आपको पैरों के अंदर झुंझुनाहट महसूस होना। आगे का लक्षण है यहाँ पे नाइट क्रैम्प्स। नाइट क्रैम्प्स मतलब कि यहाँ पे इनवॉलंटरी जो मसल स्पाज्म रहते, संकोचन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको ऐसे दर्द जैसा महसूस होना। तो ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं हमें वेरिकोज वेन की कंडीशन में। देन प्रूराइटस, आपको वहाँ पे खुजली का आना, देन हैवीनेस इन लेग, ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें वेरिकोज वेन की कंडीशन में। वेरिकोज वेन के स्टेज में बात करें तो पहला स्टेज है, इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी खून की नलियों का ऐसे उभार बन जाता है। देन आगे लिखा है यहाँ पे वेरिकोज वेन और वेनस नोड्यूल्स, बाद में ऐसे थिक जो खून का गत्था जम गया हो ऐसा पैरों की खून की नलियाँ बन जाना। देन ईडिमा ऑफ लोअर लेग, देन पैरों की सूजन देखने को मिलती है, देन वेरिकोज एक्जिमा एंड ट्रॉपिक अल्सर, बाद में वहाँ पे छाला भी पड़ सकता है और एक्जिमा की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। एक्जिमा की कंडीशन है, इसमें क्या रहता है, तो यहाँ पे चमड़ी है वो सूखी बन जाती है और इसमें खुजली का आना, तो ये देखने को मिल सकता है हमें वेरिकोज वेन का चौथा स्टेज है इसके अंदर। देन आगे की डिसीज की कंडीशन है यहाँ पे न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया की कंडीशन में क्या रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो अल्वेवरी रहती है, एयर शेक रहती है, फेफड़ों की जो हवा के कोटर रहते हैं उनके अंदर ऐसे फ्लूइड का डेवलप होना। इनके अंदर क्या रहता है कि जो एयर शेक रहती है इनका यहाँ पे इन्फेक्शन रहना और सूजन बन जाती है उनकी, और इसकी वजह से यहाँ पे जो एयर शेक रहती है उनके अंदर प्रवाहिका इकट्ठा होना, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे न्यूमोनिया की कंडीशन। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। तो यहाँ पे बुखार रहता है, देन ठंड लगना आपको, देन कफ रहता है, देन चेस्ट पेन, सीने में दर्द रहना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ रहना, हेडेक, सिर दर्द रहता है, थकान रहना, मांसपेशियों का दर्द रहना। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं हमें न्यूमोनिया की कंडीशन में। तो ये थे कुछ रोगों के बारे में और उनके लक्षण के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।